Bachcho, we are just doing your homework discussion. First question already we have seen this. This is the answer to this. Second question is this. कितना हो गया इसका? -40 degrees Fahrenheit जो है is same as -40 डिग्री सेल्सियस। तो डायरेक्टली आंख बंद करके लिख दो इसको। और केल्विन में करना है तो क्या कर दो, -40 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। तो कितना हो गया ये? -273 -40 233 केल्विन। दिस इज 233 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन में डाउट है प्रियांशु आपको? सर -40 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। ये आप करके देखना, ये फॉर्मूला देना मैं f इज इक्वल टू मेथड से आ रहा है 9/5c + 32। तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया ये। करके देखना, यहाँ पे 40 रखोगे, -40 पुट करोगे ना, यहाँ पे -40 पुट करोगे तो दोनों साइड सेम आएगा। ये c को देखो, c को -40 पुट करो तो देखो कितना आता है, 9/5 -40 + 32 ना 5 8 है ना, 9 8 72 -72 + 32 कितना हो गया, -40 हो गया। ओके, तो देखो ये वाला क्वेश्चन कहता है मर्क्यूरी थ्रेड ऑफ अ थर्मोमीटर राइजेस बाय 4/5 पार्ट बिटवीन टू स्टैंडर्ड पॉइंट्स ऑन सेल्सियस स्केल। ठीक है, मर्क्यूरी थ्रेड ऑफ अ थर्मोमीटर राइजेस बाय 4/5 पार्ट बिटवीन टू। तो एक कौन सा पॉइंट हो, एक मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, एक बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, when it is placed in warm water calculate the temperature of water in Fahrenheit scale ना। ओके तो 4/5 ना, देखो अभी क्या हो गया है, ये जो मरकुरी का जो थ्रेड है इट हैज रिजन टू 4/5। मतलब पहले तो बताओ किसी बच्चे का कुछ आंसर आया है इसका? 4/5 ऑफ एल, अगर ये टोटल लेंथ एल है इसका, दिस इज 4/5 सर इसी में डाउट। किसी बच्चे का इसका आंसर आया? एनीवन ऑफ यू गॉट एनी आंसर फॉर दिस? किसी बच्चे का इसमें कुछ आंसर आया? नो सर। किसी का नहीं आया? ओके, अगर आया तो मुझे चैट में बता दो। चलो, तो 4/5 ऑफ एल ना, तो मतलब 4/5 एल मतलब कितना हो गया? अगर मान लो एल मैं बोलता हूँ एल इज 100 यूनिट्स, तो 4/5 ऑफ एल कितना हो गया? दिस इज 4/5 इंटू 100, 5 आई थिंक 80 यूनिट्स ना। तो 80 यूनिट्स मतलब 80 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तो कन्वर्ट कर ही लोगे ना, करेक्ट? तो फ़ारेनहाइट में कितना हो गया? 9/5, सॉरी 9/5 इंटू 80 प्लस 32। ठीक है, 5 1 5 16 9 से कितना? 176। ठीक है, तो ये आपका 170, इसका आंसर 176 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? अंडरस्टूड बच्चों? सर अंडरस्टूड? वापस बता सकते हो? देखो सिंपल है, ये मेल्टिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट तक की लेंथ एल मान लो, और मेल्टिंग पॉइंट से क्या बोल रहा है, ये जो मरकुरी का जो थ्रेड है, जब आप इसको वार्म वाटर में पुट करते हो तो कितना तक राइज होता है ये? 4/5 टाइम्स ऑफ एल। ठीक है, 4/5 टाइम्स ऑफ एल। तो यहाँ पर एल अगर मेरा 100 यूनिट्स है, ठीक है, एल अगर मेरे यहाँ पे 100 यूनिट्स है, तो ये कितना हो जाएगा? 4/5 इंटू 100 मेक्स इट 80 यूनिट्स। और अगर एल 100 यूनिट्स है तो कितना हो गया ये? 80 डिग्री सेल्सियस हो गया ये। ठीक है, समझ रहे हो अपनी? एल हाँ बेसिकली कितने 100 यूनिट्स होगा ना? हाँ सर। करेक्ट ना? चलो आगे बढ़े फिर।
समझा बच्चों की नहीं समझा? ये 4/5L है, 4/5L, L को 100 यूनिट्स पुट कर दो, और अगर आपको चाहिए फ़ारेनहाइट में डायरेक्टली ना, तो आप एक्चुअली यहाँ पे L को 180 यूनिट्स पुट कर सकते हो एक्चुअली यहाँ पे। अगर आपको फ़ारेनहाइट में करना है ना, तो आप एक्चुअली इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस यू कैन आल्सो यूज दिस 4/5 into 180 कर दो, देखो यहाँ पर, और उसमें 32 ऐड कर देना। और तो कितना आ गया देखो, 4/5 into 180 कितना हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा ना, Yes. और इसमें 32 और ऐड कर दो तो कितना 176 हो जाएगा। एक और तरीका है, इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? समझी बात कि नहीं बच्चों? समझी कि नहीं? चलो हाँ नेक्स्ट, सर। नेक्स्ट करें। बस L की जगह नंबर ऑफ यूनिट्स डाल दो तो आपका आ जाएगा। सो नाउ लेट्स सी दिस नेक्स्ट। ओके, इसका आंसर बताओ कितना है किसी बच्चे का, अगर आपका आए तो। अगर मैं सॉल्व किया तो जल्दी से बताओ मुझे इसका आंसर कितना सर है। चैट में बताओ, 33 पॉइंट चैट में बताओ, चैट में जो भी आंसर आ रहा है चैट में बताइए। This is question number 1, 2, 3. This was question number 4. Yes बच्चों, चैट में बताओ, ऐसे बोलो मत। तो 3 तो हो गया, 4, 5, 6 ठीक है, बता दूंगा युवराज। यस प्रियांशु, कितना आ रहा है आपका? भेज दीजिए अभी जो भी आंसर आ रहा है, बाद में फाइनली चेक कर लेंगे हम लोग। तो ये -4 डिग्री सेल्सियस है, और ये 104 डिग्री सेल्सियस है। ये करेक्ट वाला है ना? 30, तो यहाँ पे देखो कितनी यूनिट्स है, 108 यूनिट्स। ठीक है, सो नाउ दिस इज रीडिंग 32, क्वालिटी वाला रीड कर लेना। तो यहाँ पे टोटल कितने यूनिट्स, तो बेसिकली यहाँ पे 108 यूनिट्स विल करस्पॉन्ड टू 100 यूनिट्स, तो 8 यूनिट यहाँ पे एक्स्ट्रा बन गए। तो 108 यूनिट्स will correspond to 100 units. ठीक है, तो 1 यूनिट corresponds to, ठीक है, तो इसका 1 यूनिट विल करस्पॉन्ड टू, रुको एक सेकंड, ये फॉल्टी वाला और ये करेक्ट ना, दिस इज फॉल्टी वन एंड दिस इज करेक्ट। Faulty one is this is correct one. So correct की one unit will correspond to 1.08. 100 units of faulty, ठीक है ना? तो कितना 1.08, 1.08, हाँ यस। अच्छा, अब इसमें कितने यूनिट है ऐसे, या फॉल्टी के 1 यूनिट कितना, और फॉल्टी के 1 यूनिट इसका इनवर्स हो जाएगा ना, और 1 यूनिट ऑफ फॉल्टी, हमें एक्चुअली फॉल्टी का चाहिए 100/108 यूनिट ऑफ करेक्ट, थोड़ा स्लाइटली कम हो जाएगा ना, ठीक है? तो यहाँ पे टोटल कितने करेक्ट यूनिट्स हैं, कितने करेक्ट यूनिट्स हैं बच्चों यहाँ पे? टोटल नंबर ऑफ करेक्ट यूनिट्स आर हाउ मेनी, नहीं यहाँ पे फॉल्टी में कितनी यूनिट्स है, 32 प्लस 36 है ना, 36 है, तो 36 यूनिट्स ऑफ फॉल्टी, ठीक है? कितना हो गया, कितना हो गया ये 36, 33. 53 हो गया, 1 बाई, तो 100 बाई
which is how much? 33.33 units. तो yes, तो 33.33 यूनिट्स बन गए। तो मतलब इसका जो एक्चुअली में जो रीडिंग आया होगा वो कितना आया होगा? 33.33। तो एक्चुअल जो रीडिंग होगा दैट विल बी, दिस शुड बी द आंसर, दिस इज द आंसर। ठीक है, ठीक, चलो आगे बढ़े। समझ में आए बच्चों? देख लो इसको एक बार, आप लोग अच्छे से देख लो इसको। Okay, so this is question Consonant. number 5. I've put it on your screen. दिख रहा है ना बच्चे स्क्रीन पे? सर भेजा। गुड प्रियांशु, देखता मैं चेक करता हूँ। बाकी बच्चे भी जल्दी से भेजो अगर आपको कुछ आया है तो। यस, we have seen in formula 1 by L naught delta L by delta T। देखा था ना फॉर्मूला? बस मैं सब वैल्यूज पुट कर, हमें क्या फाइंड करना है? डेल्टा L फाइंड करना है ना। तो डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L नॉट डेल्टा T। मैं आपको बताऊंगा फॉर्मूला कैसे आया। तो अल्फा कितना है? 19 इंटू 10⁻⁻6, L नॉट 1.5, डेल्टा T इज 20। 2 मिनट का क्वेश्चन है। 19 इंटू 1.5 इंटू 20, 570 into 10⁻⁻6, which is 5.7 into 10⁻⁻4 meters। ठीक है, ठीक। देखो ये आता कैसे? एल टी इज इक्वल टू एल नॉट, एल नॉट भी नहीं, ये इसको ऐसे ले लेते हैं। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा। L2 ले लो, फाइनल और इनिशियल से ले लेते हैं। फाइनल इनिशियल 1 प्लस अल्फा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, तो ये कितना हो? ये होगा डेल्टा एल, एल फाइनल में दिस थिंग इक्वल्स टू एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय डेल्टा टी 1 बाय एल इनिशियल। इससे आप देखो तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देख लो बच्चों जल्दी से, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट देखते हैं। जस्ट अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। 1 बाई ए नॉट मतलब ओरिजिनल इनिशियल वाला, इनिशियल कितना एरिया था? 1 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। अब इससे हमेशा ध्यान रखना, अल्फा 1 बाई एल इनिशियल डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। इसी तरह से बीटा क्या हो जाएगा? 1 बाई ए इनिशियल डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। इस तरह गामा 1 बाई बी इनिशियल डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ठीक है, बीटा कितना होगा? नहीं बीटा नहीं होना, दिस इज 1 बाई ए नॉट, ए नॉट एरिया इंक्रीजेस बाय आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, दिस इज एक्चुअली डेल्टा है ना। सो ए नॉट, ये ए नॉट है, दिस इज ए नॉट, सब मीटर में ही है। ये चेक कर लेना, इसका यूनिट सेम होना चाहिए आपका, देन यू कैन पुट इट ओवर हियर।
अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो गया? डेल्टा टी यहाँ पे कितना हो गया? 30 ना, सॉरी थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस तो बस अभी कितना हो गया इसको जस्ट देख लेते हैं। 0.02 हो गया 3.4 into 10 raised to, what is the unit of this? Per Celsius। ठीक है, चलो। तो अच्छा बच्चों, इसी तरह याद रखो आप रेजिस्टेंस में भी ये दिस रूल इज आल्सो एप्लीकेबल। ये जो अभी हमने जितने भी प्रॉब्लम्स किए हैं, दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस देखो, रेजिस्टेंस जो होता है विद टेम्परेचर हाउ इट चेंजेस, RT is equal to R naught 1 plus अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए भी रूल लागू होता है। ठीक है, if you want you can make a note of this. Now from today onwards we will start with a very interesting topic of कैलोरीमीटरी। आज हम लोग भी कैलोरीमीटरी स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो कैलोरी मतलब क्या होता है बच्चों? कैलोरी इज व्हाट? कैलोरी इज एक्चुअली हीट एनर्जी। जब भी हम कैलोरीज बोलते हैं, कैलोरीज एक्चुअली मींस हीट, और मीटरी मींस टू मेजर। तो मेजरमेंट ऑफ हीट क्या हो गया? कैलोरीमीटरी। ठीक है, चलिए। तो आपको मालूम है थर्मोडायनेमिक्स करके एक स्टडी होता है हीट का, उसमें कितने लॉज है? 3 लॉज है, 3 लॉज है उसमें। एंड देयर सम एक और चौथा लॉ है जो कि तीनों लॉज के बाद डिस्कवर हुआ था। उसको उन्होंने बोल दिया जीरोथ लॉ। उसको फोर्थ लॉ नहीं बोला, बट उसको बोला जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज वेरी वेरी बेसिक लॉ। व्हाट इट स्टेट्स, दिस जीरोथ लॉ स्टेट्स कि अगर दो बॉडीज को, सपोज मैं आपको बता रहा हूँ जस्ट कि दो बॉडीज को अगर आप ऐसे पास पास में रख दो, ठीक है, तो क्या होगा? अगर मान लो ये 10 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, तो टेम्परेचर तो ऑब्वियसली 50 से 10 की तरफ ही फ्लो होगा। कब तक फ्लो होगा टेम्परेचर बच्चों? जब तक इसका फाइनल टेम्परेचर कितना नहीं हो जाता, 30, कितना नहीं हो सकता, Equal. not necessarily 30, it could be anything, it could be any value between, it could be in fact any value between 49 50 से कम, 50 से कम होगा, मतलब इसका 49 हो सकता है, इसका 11 समथिंग लाइक दैट, करेक्ट? जरूरी नहीं इसका 11, इसका लेकिन वो 49, 30 पे स्टॉप होगा ना? नहीं जरूरी नहीं 30 पर, इसका 49 हो जाए, इसका 12 हो जाए, तो डेफिनेटली सर इसका स्टॉप 10 से तो ज्यादा होगा, इसका 50 ओके से कम होगा। सी इसका 10 से ज्यादा होगा, इसका 50 से कम होगा, हो सकता है इसका नहीं सॉरी 49 हो जाए, तो इसका भी फिर 49 ही होगा, 49 एंड 49 हो सकता है, 49 49 हो जाए, हो सकता है ये हो सकता है ये 40 40 और 40 हो जाए, हो सकता है ये 30 और 30 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स आल्सो व्हिच वी विल बी सीइंग। तो जीरोथ लॉ से हम क्या समझते हैं? दो चीज आपको समझनी है जीरोथ लॉ से। मैं इसका टेक्निकल स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको जस्ट इसका प्रिंसिपल बता रहा हूँ। सो व्हाट इट, पहला तो चीज आपको ये समझना है, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी? हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम, यस बताओ, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू अ लोअर टेम्परेचर बॉडी। यस सर ठीक है, और कब तक हीट फ्लो होगी? हीट विल फ्लो कब तक? टिल bodies reach in the thermal equilibrium. Heat flows till bodies reach in thermal equilibrium.
ठीक है। पर जब तक बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं अटेन करती तब तक हीट फ्लो होती है। ठीक है, समझ में आई बात? Yes, sir. चलो, दैट मीन्स अगर आप तो कोई दो, हाँ यस बोलो बोलो। सर एक डाउट था सर, आपने बोला कि मतलब अगर दो बॉडीज है, एक 10 डिग्री सेल्सियस पर है और एक 50 डिग्री, तो हीट ट्रांसफर 50 डिग्री टू 10 डिग्रीज में 10, होगी ना? यस यस। हाँ तो सर मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि अगर ऑब्जेक्ट ए का 49 डिग्रीज है तो बी का भी 49 डिग्रीज होगा? हाँ, तो हीट कब तक फ्लो होगी? जब तक इट रीचेस थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक हीट फ्लो होगी ना। तो मैंने आपको क्या बोला था, इन दोनों का सर हीट टेम्परेचर फ्लो होने से टेम्परेचर कम नहीं होता क्या? होता है ना। देखो क्या होगा, जब भी हीट फ्लो हो रही होगी तो एक बॉडी अपनी हीट एनर्जी दे रही होगी, एक बॉडी हीट एनर्जी गेन कर रही होगी ना, हाँ है कि नहीं है? तो 50 वाला क्या कर रहा है? अपनी हीट एनर्जी को दे रहा है। 10 वाला क्या कर रहा है? हीट एनर्जी को गेन कर रहा है। ठीक है। सर, पर अगर वो 49 49 का केस या फिर 40 40 का भी केस है, तो हाँ इनिशियली उन दोनों का जो सम टोटल ये हीट है वो हाँ तो तो 60 डिग्री है, पर उसके यस यस ट्रांसफर यस, के बाद 80 डिग्रीज हो रही है बट ना? टेम्परेचर, टेम्परेचर इज नॉट एनर्जी ना। इस टेम्परेचर एनर्जी, टेम्परेचर एनर्जी थोड़ी ना है। टेम्परेचर ऐसा समझो इज नॉट एनर्जी, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बराबर है, यहाँ पे 60 आ रहे हैं, यहाँ पर 80 आ रहा है टेम्परेचर आपका। 40 प्लस 40 आपको यहाँ पे 80 मिल गया। तो टेम्परेचर जो होता है वो एनर्जी नहीं होता है। टेम्परेचर जो होता है इट्स अ थिंग व्हिच डिटरमाइंस उसमें कितना एनर्जी होगा, बट टेम्परेचर इटसेल्फ इज नॉट एन एनर्जी ना। समझ रहे हो आप? ओके सर, मतलब वो हीट ट्रांसफर हो रही है पर उसके जो टेम्परेचर है वो इक्वल हो रहा यस। है। ओके। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाए तब तक हीट फ्लो होगी। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। तो अब देखो जो हीट फ्लो होगी वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगी। अगर मान लो तो जनरली हीट को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? आप तो किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सर क्यों हीट, ना? हाँ, कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू इज फॉर चार्ज। इसको हम चार्ज के लिए वो करते हैं। तो कैपिटल, आई विल बी यूजिंग दिस सिंबल, आप अपनी मर्जी का कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो। तो क्यू इज यूज फॉर हीट। ठीक है, तो अब देखो हीट ट्रांसफर किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा, बता सकते हो? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स स्पेसिफिक हीट एनर्जी तो और टेम्परेचर। यस, हाँ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं होता, दैट्स अ कांस्टेंट दैट विल कम लेटर। बट देखो ये मास, अभी समझो ये बड़ा ये है और ये स्मॉल है, ये है। तो कहाँ से लगता है आपको ज्यादा हीट एनर्जी फ्लो होनी चाहिए? बताओ। m डैश इज लेस देन m। अब अगर मैं फर्स्ट बोलता केस। दोनों भी आपके 500 डिग्री सेल्सियस पर है, तो कौन ज्यादा हीट एनर्जी दे सकता है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वन। तो फर्स्ट। हीट एनर्जी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। बिगर द मास बिगर इज द हीट ट्रांसफर, है कि नहीं है? बिगर द मास बिगर इज द हीट ट्रांसफर, है कि नहीं बच्चों? से यस नो हाँ सर। समथिंग करेक्ट। नो, अब अगर मान लो मैं दोनों मासेस को सेम रख देता हूँ, मासेस को मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेम रख देता हूँ। एम है, ये m1 है, ये m2, ठीक है। लेकिन अभी टेम्परेचर डिफरेंस जो है एक का 50 डिग्री सेल्सियस है, एक का 70 डिग्री सेल्सियस है, और एक का 50 डिग्री सेल्सियस है और एक का 300 डिग्री सेल्सियस है। किससे लगता है आपको ज्यादा हीट फ्लो होगी? वन सेकेंड या केस, टू? बिकॉज सेकंड। डेल्टा टी इज ग्रेटर। हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा
उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, हीट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मोर द टेम्परेचर मोर इज द हीट, डायरेक्ट वेरिएशन में है। तो यहाँ पर हम मास m Then देते हैं। टेम्परेचर से ज्यादा डेल्टा टी ज्यादा स्पेसिफिक होगा। हाँ या चेंज इन डेल्टा टी, इसको मैं डायरेक्टली डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। तो मास पे डिपेंड करती है और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक। तो हीट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m एंड डेल्टा टी। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, m c डेल्टा टी, ठीक है, ठीक है ना। Yes. हाँ सर। m c डेल्टा टी। तो अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटते तो कांस्टेंट आता है c, इस c को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी क्या है मैं आपको बताऊंगा, पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, ये इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट। बताऊंगा क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सुना है पहले आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में? Yes sir, but क्या है वो नहीं। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, विल सी दैट। तब देखो अभी हमने क्या देखा, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी ना। ठीक है, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। तो Q का यूनिट क्या होता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ Q? व्हाट इज द यूनिट ऑफ Q बच्चों? kg into Kelvin। नहीं, Q का यूनिट क्या होगा? जूल्स। जूल्स होगा। मास का यूनिट क्या होगा? केजी। केजी। और डेल्टा टी का यूनिट क्या लिखोगे आप? एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ, तब चाहिए तो Kelvin केल्विन and लिख दो। बट यहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस भी लिख दोगे तो भी गलत नहीं होगा। ये क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर हम चेंज देख रहे हैं, चेंज ना, वी आर फाइंडिंग आउट द चेंज। तो आप इसको केल्विन में लिख दो या डिग्री सेल्सियस में लिख दो, उससे कुछ यूनिट में कुछ मतलब आपकी वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे। दोनों यूनिट आर इक्वल, चेंज है ना, मतलब समझो अगर आप 0 से 100 जाते हो और यहाँ पे कितना 273 से 373 जाते हो, तो ये चेंज कितना हुआ, 100 यूनिट्स का चेंज आया। यहाँ पे कितना चेंज आया, यहाँ पे भी 100 यूनिट्स का चेंज आया ना। So it's like so that. that means हम केल्विन की जगह सेल्सियस लिख सकते हैं, लेकिन डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, फ़ारेनहाइट नहीं लिख सकते, लिख सकते हो फ़ारेनहाइट। नो, बिकॉज इट इज 180 डिग्री। यस, ये 180 है, उसमें यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 180 यूनिट्स है ना, तो फ़ारेनहाइट नहीं लिख सकते हो। तो सी का जो यूनिट हो गया वो कितना होगा, जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? तो जैसे अब देखो अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज होती है, करेक्ट? डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेड का देखो, लेड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है ऑलमोस्ट 190 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर आप एल्यूमिनियम का देखो तो ऑलमोस्ट होता है 900। मुझे जो जो याद है मैं लिखता जा सर रहा हूँ। मतलब लेड कैन होल्ड 190 joules of heat वाटर का energy होता है, when हाँ when यस, there is 1 kg of lead at 1 degree Celsius। आप ऐसा भी बोल सकते हो या आप इसको ऐसा बोलो,
तो बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि अगर आपको लेड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कराना है, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें लेड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कराना है तो कितना उसको एनर्जी देना पड़ेगा, 190 जूल्स का एनर्जी देना पड़ेगा। एल्यूमिनियम को अगर 1 डिग्री सेल्सियस से हीट का मतलब उसका टेम्परेचर राइज कराना है तो कितना तुम्हें उसको हीट एनर्जी देना पड़ेगा, 900 जूल्स पर एवरी केजी। मतलब 1 किलो की जो लेड होगी ना, 1 किलो की लेड, it will take 190 joules of energy to get its temperature increased by 1 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रही है बात, समझ हाँ में आ रही है? 1 kg का एल्यूमिनियम, it will take 900 joules of heat to get its temperature increased by 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 किलो का एल्यूमिनियम will increase 900 joules of heat to get its temperature increased by, मतलब ये समझो अगर ये 25 पर है तो कितना आ जाएगा, 26 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा, ठीक है, लाइक दैट। और वाटर देखो, वाटर का जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है बच्चों, ठीक है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आप देखो, आप गैस के ऊपर जब कोई एक स्टील का पतीला रखते हो, उसमें पानी गर्म करने के लिए रखते हो, तो पहले क्या गर्म होता है, पतीला गर्म होता है कि पानी गर्म होता है, कंटेनर। पहले कंटेनर गर्म होता है ना, देन योर वाटर हीट्स अप, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है बच्चों? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज व्हाट, सो इफ आई वांट टू डिफाइन सी वी कैन से heat required per kg of a material, heat required, ये स्पेसिफिक हीट है, heat required by per kg of any material to increase its temperature by 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, समझ में आई बात? जो बात समझ में आई कि नहीं आई, से यस नो समथिंग? हाँ सर समझो। तो मोर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा टू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए वाटर इज अ वेरी गुड कूलेंट ना, वाटर ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और टेम्परेचर कम बढ़ता है उसका। लेड, इनफैक्ट मेटल्स देखो, जितने भी मेटल्स है जल्दी गर्म हो जाते हैं, क्यों? उनका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, ठीक है, कम है मतलब क्या, वो कम हीट लेके वो जल्दी जल्दी उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। वाटर के केस में ऐसा नहीं है, वाटर जब बहुत ज्यादा हीट एनर्जी लेगा तब उसका टेम्परेचर बढ़ता है ना? इसीलिए वाटर ठंडा भी देर से होता है, गर्म भी देर से होता है। मेटल गर्म भी जल्दी हो जाता है, ठंडे भी जल्दी हो जाता है। आपने ऑब्जर्व किया कभी इस चीज को कि नहीं? मेटल्स जो है ना वो जल्दी जल्दी ठंडे होते हैं, जल्दी गर्म होते हैं, इट्स लाइक दैट। समझ में आ गई बात बच्चों? समझ में आ गई बात? चलो हाँ आगे सर। बढ़े। हाँ सर। चलो अब एक और कन्वेंशनल यूनिट है, वन 1 कैलोरी इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स, 1/4.2 जूल्स, 4.18। या 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल्स। कौन सा सही है? सेकेंड वाला। 4.18। बराबर है, 4.18 तो है। ये वाला सही है या ये वाला सही है? बी। या तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू, बहुत से बच्चे इसको कंफ्यूज कर देते हैं, 1 जूल्स इक्वल टू 4.18 कैलोरी लिख देते हैं, तो दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। तो अब अगर मैं आपको बोलूं वाटर का, या इसको आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, लेकिन अप्रोक्सीमेट इट टू 4.2 जूल्स, तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना था? वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको कैन यू कन्वर्ट इट इनटू कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस,
कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ सर। बताओ कितना आएगा? 1 calorie equals to 4.2 joules ना, therefore 1 joules is equal to 1 upon 4.2 calories. 1 joules is 1 upon 4.2 calories. 1 kg is how many grams? 1000 grams. ठीक है, so much 1000, so कितना हो गया? 1000 से 1000 चला गया, कितना है? 1 कैलोरी per ग्राम per degree Celsius. यहाँ पे कितना है? 1 कैलोरी। समझ में आई ना बात? कभी कभी यू टेक दीज यूनिट्स। अब चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए व्हाट इज द मेथड फॉर दिस, या व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस कैलोरीमेट्री। तो जनरली हमें मालूम है एनर्जी जो रहती है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, करेक्ट? एनर्जी जो भी होती है, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड ना। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है कि नहीं रहती है बच्चों? बताइए, एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है कि नहीं ना? तो आप सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो 200 डिग्री सेल्सियस पर है, तो हीट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू अ लो टेम्परेचर बॉडी। हीट तो ऐसे फ्लो होगी, ठीक है? हीट विल बी फ्लोइंग समथिंग लाइक दिस। ठीक है, करेक्ट। लेकिन जितना इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, तो जितना हीट एनर्जी इज गिवन बाय दिस दिस बॉडी, उतना हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड बाय दिस बॉडी। तो हीट देगा कौन? दिस विल गिव हीट गिवन, एंड दिस इज हीट एब्सॉर्ब्ड। तो अब होता है क्या, ये एक्चुअली पूरी की पूरी हीट इसको नहीं देता है, there's some loss of heat to atmosphere also ना, there's some loss of heat to atmosphere also ना। होगा कि नहीं होगा बच्चों, बताओ मुझे। 200 डिग्री सेल्सियस वाला जो बॉडी है वो कुछ तो हीट उसको देगा 50 वाले को, बट देयर इज आल्सो सम हीट व्हिच इज लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर ना, दिस हीट इज लॉस्ट टू एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो what we can say, heat given is equal to heat absorbed by body plus heat absorbed by atmosphere। बोल सकते हैं हम heat given is equal to heat absorbed by body plus heat absorbed by atmosphere। है कि नहीं बच्चों? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम will assume a perfect isolated system। यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर करेंगे। अब व्हाट इज एन आइसोलेटेड सिस्टम? No heat absorbed from outside and no heat यस, out तो of. आइसोलेशन मतलब क्या होता है? आइसोलेशन मतलब पूरा काट देना ना बाहरी दुनिया से किसी। देयर आर सम आइसोलेशन प्रिजन्स ना, अंडमान निकोबार एंड ऑल, स्पेशली इन दोस एरियाज। तो वो क्या करते थे, वहां पे पूरा नॉर्मल दुनिया से आपको काट देते थे 20 साल 30 साल, तो आदमी अपने आप से पागल हो जाता था, यू नो दैट। सो आइसोलेटेड वर्ड इज कमिंग फ्रॉम देयर। सो इन आइसोलेटेड सिस्टम बाहर की दुनिया से कोई हीट आएगी नहीं और बाहर की दुनिया में कोई हीट जाएगी नहीं। तो व्हाट विल हैपन, Q absorbed by atmosphere, this is 0 approximately। ऐसे परफेक्ट तो कुछ इक्वल टू 0 नहीं होता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0,
करेक्ट। तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम क्या बोल सकते हैं, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब, या इसको हम एक्चुअली ऐसे लिखते हैं, हीट गिवन माइनस ऑफ हीट गिवन इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब। हमेशा याद रखो हीट गिवन हमेशा निगेटिव होती है। क्यों निगेटिव होती है भाई, क्यों निगेटिव होती है? हीट गिवन इज इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब, क्यों निगेटिव है? क्योंकि देखो अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूंगा तो यहाँ पे जितनी हीट आ रही है और जितनी हीट जा रही है, इज देयर सम चेंज इन एनर्जी ओवर हियर? जितनी हीट इस सिस्टम से जा रही है और जितनी हीट इस सिस्टम पे आ रही है, इज देयर एनी चेंज इन हीट एनर्जी? मतलब अगर समझो 50 जूल्स की हीट गई तो 50 जूल्स की एब्जॉर्ब होगी ना। अगर हम बोलते थे 50 जूल्स की हीट गई और 30 जूल्स की हीट एब्जॉर्ब हुई, तो मतलब यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शन में गड़बड़ी है। लेकिन अगर 50 जूल्स की हीट गई तो 50 जूल्स की हीट एब्जॉर्ब भी होगी। तो हम इसको हमेशा ऐसे लिखते हैं, क्यू एब्जॉर्ब प्लस क्यू गिवन, ये हमेशा 0 होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? ठीक है। और अभी आपको नेगेटिव साइन क्यों आता है वो समझ में आएगा, ठीक है ना? तो अब देखो अब होता क्या है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझो। अब जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल लिया था 50 और 200, वही ले लेते हैं हम। 50 डिग्री सेल्सियस और ये 200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? सो हीट इज गोइंग फ्रॉम 200 से 50, ठीक। तो अब फाइनल टेम्परेचर मान लो हो गया मेरा 100 डिग्री सेल्सियस इसका, तो यहाँ तक हीट गई है। तो जब आप यहाँ पे Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी निकालोगे, तो डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी इज फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर देखो ये 100 माइनस 50 आ गया, कितना है 50 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी आ गया। पर यहाँ पर जब आप Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी निकालोगे, तो यहाँ पर डेल्टा टी कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी डेल्टा टी हो रही है अगेन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, दिस विल बी 100 माइनस 200, तो ये कितना आ गया माइनस 100 आ गया। तो इस माइनस को पॉजिटिव करने के लिए हम बोलते हैं हीट गिवन इज ऑलवेज नेगेटिव। थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा याद रखो, कोई चीज अगर कुछ एनर्जी देता है तो उसको निगेटिव लिया जाता है। कोई चीज हीट दे रहा है उसको निगेटिव कर लो। कोई चीज अगर कोई चीज दे रहा है तो उसकी वो चीज कम हो रही है, तो चेंज जब आप निकालोगे तो देन दैट चेंज कम्स आउट टू बी नेगेटिव। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है बच्चों? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? हाँ सर। ऑब्वियस सी बात है ना। अगर समझो तुम्हारे पास कोई कोई क्वांटिटी है, कुछ भी है तुम्हारे पास, मान लो तुम्हारे पास 1000 रुपए है, तुमने दान दान कर दिए, 200 रुपए दान कर दिए, ठीक है? तो अभी तुम्हारे पास कितने कितने पैसे बचे, 800 रुपए बचे। तो जब तुम फाइनल माइनस इनिशियल करोगे 800 माइनस 1000, तो माइनस 200, यू विल से दिस एज दिस ट्रांजैक्शन इज माइनस 200, ठीक है? तो माइनस का मतलब क्या हुआ, एनर्जी तुम्हारे सिस्टम से बाहर चली गई। अब समझो तुम्हारे पास 1000 रुपए है और तुम्हें किसी ने 200 रुपए दे दिए, तो व्हाट विल हैपन, तुम्हारे पास अभी कितने बच गए, 1200 रुपए हो गए ना तुम्हारे पास। तो तुम्हारे पास प्लस 200 रुपीज एक्स्ट्रा आ गए ना। तो प्लस मतलब वो एनर्जी इज एब्सॉर्ब, माइनस मतलब वो एनर्जी इज गिवन आउट, ठीक है? ये कन्वेंशन याद रखना, मतलब हीट गिवन और दिस इज व्हाट, हीट एब्सॉर्ब, ठीक। ठीक है ना? ओके चलिए, the two things, one is specific heat capacity और specific heat capacity, दोनों में अंतर है, मालूम है क्या? क्या अंतर है दोनों में, बताइए। Heat capacity non-isolated and specific heat capacity isolated. क्या क्या? हीट कैपेसिटी इज, नहीं, हीट कैपेसिटी होता है जूल्स पर डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल्स पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है? ठीक है,
ठीक है ना बच्चों? तो हीट कैपेसिटी क्या होगा? हीट अपॉन टेम्परेचर, मतलब इसको अगर आप डिफाइन करो, दिस विल बी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड अपॉन राइजिंग टेम्परेचर। हीट एनर्जी राइजिंग टेम्परेचर, ये कांस्टेंट नहीं रहते, दिस कैन चेंज। तो बट आप ध्यान रखो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुमने देख लिया। तो सपोज पानी को गर्म करने के लिए आपको आपने 4000 जूल्स की एनर्जी खर्च कर दी, उससे टेम्परेचर कितना बढ़ा? उससे टेम्परेचर बढ़ा मान लो 4 डिग्री सेल्सियस। तो इस हीट कैपेसिटी कितना होगा? 4000 जूल्स, इसका टेम्परेचर बढ़ा 4 डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी विल बी 1000 जूल्स पर डिग्री सेल्सियस। 1000 जूल्स की हीट से आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, तो कांस्टेंट ही रहते हैं, बट निकाल सकते हैं हीट कैपेसिटी अगर इसने दिया है, ट्राई टू डिस्टिंग्विश इट। चलो तो एक क्वेश्चन में भी यहाँ पे पुट करता हूँ, ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। बताओ जल्दी से इसका। सर आपने हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बताया था? हीट गिवन अपॉन राइजिंग टेम्परेचर, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड अपॉन राइज। जैसे सपोज पानी को 4 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए 4000 जूल्स की आपको हीट लगी, तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? 1000 जूल्स एवरी डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1000 जूल्स लग जाएंगे। ओके सर। इसमें क्वेश्चन देता, पहले वाला क्वेश्चन करो तो देता हूँ इसमें क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर देखो, 50 ग्राम की हीट इज 50 ग्राम of water poured at 60 degrees Celsius into a vessel containing 50 grams of water into the final temperature of the mixture is इतना। Take the बस ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, वाटर जो होगा ना, वाटर इज गिविंग ना, वाटर क्या कर रहा है? हीट दे रहा है। दिस हीट इज एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर at 20 degrees Celsius and this heat is absorbed by vessel. This vessel is also at 20 degrees Celsius. ठीक है, ओके। तो जो हीट एब्सॉर्ब बाय वेसल कितना हो जाएगा? कि वाटर ने कितना हीट दिया है? वाटर ने हीट दिया है एक सेकेंड, या सो हीट फॉर व्हिच वाटर विल गिव हीट? 40 ग्राम्स वाला वाटर विल गिव द हीट ना। तो ये हो जाएगा NC डेल्टा T। अगेन गिविंग है तो माइनस होगा, मैंने आपको बताया यहाँ पे कह एब्सॉर्ब्ड है तो MC अगेन डेल्टा T प्लस अगेन काट में देना डेल्टा T MM को सब M1 M2 M3 ना। ठीक है, ये डेल्टा T सेम है बट दिस इज T2। डेल्टा T डेट सर ये क्या है? Q absorb water at 20 डिग्री सेल्सियस के आगे। जितनी देखो क्या है यहाँ पर, वाटर के पास कुछ हीट है, ठीक है, जो कि वाटर अपने मतलब अपने दो वाटर्स को मिक्स किया ना, one was at 60 degree Celsius, another was at 20 degree Celsius ना, we have mixed these two waters। तो ये दो वाटर क्या करेंगे, 20 वाला जो 60 वाला जो है it will give heat to 20 वाला, again I repeat 60 वाला give heat to 20 वाला ना, तो 20 वाला will absorb some heat from 60 वाला। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? यस सर। और कौन हीट एब्सॉर्ब करेगा? वेसल भी तो है उसका, वेसल भी तो है। देखो
यहाँ पे क्या है, आपका एक वेसल रहेगा ना मेटल का कुछ ऐसा, तो जिसने बोला है ना वेसल का मीन कैपेसिटी निकालना है, तो यहाँ पे कुछ पानी रहेगा, यहाँ पे आपने पानी गर्म पानी डाल दिया है, खोलते हुए पानी एकदम खोलते हुए तो नहीं है, स्लाइटली वार्मर वाटर। ठीक है, तो हीट कौन कौन एब्जॉर्ब कर रहा हो, ये पानी एब्जॉर्ब करेगा, ये कंटेनर एब्जॉर्ब करेगा, बिकॉज कंटेनर इज आल्सो टचिंग वाटर ना, so it will be absorbed by water plus heat absorbed by container. तो mc delta t this is like this, तो m1 कितना था मेरे पास 40 grams ऑफ दिस, तो हीट दे रहे हैं 40 grams, इसको c लिखा है, c एक्चुअली आप देखो तो c के हर जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, पानी है तो ये तो कैंसिल आउट हो जाना है। डेल्टा टी कितना हो जाएगा यहाँ पे, डेल्टा टी हो जाएगा, सर डेल्टा टी डैश क्या है? इन दो को डिस्टिंग्विश करने के लिए डेल्टा टी डैश लिखते हैं, और कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके तो डेल्टा टी डैश कितना, डेल्टा टी कितना हो जाएगा 60 माइनस 30 ना, सॉरी 30 माइनस 60, फाइनल कितना है बच्चे यहाँ पे, दिस वन इज फाइनल टेम्परेचर एंड दिस वन इज माय इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, ओके, व्हिच इज इक्वल टू m2 कितना था 50 1000, ठीक है, सी कट के डेल्टा टी कितना हुआ 60, सॉरी 30 माइनस 20, करेक्ट ना, कुछ मिस्टेक हो गई तो बताना मुझे, प्लस क्यू एब्सॉर्ब बाई वेसल, ठीक है, सर -30 ना, कहाँ माइनस 30 से 20 हो रहा है ना, यहाँ पे कितना 30 से 20 हुआ ना, सॉरी हाँ यस बराबर है ना, हाँ बराबर, सॉरी 20 से 30 हो गया ना, जो हीट एब्जॉर्ब करे वो पहले 20 डिग्री पे सर था, नहीं सर हीट वाटर गिविंग में 30 माइनस 60 माइनस 30 होना चाहिए 60 माइनस, सर। सर एक बार नीचे स्क्रॉल कर, हाँ यहाँ, सर यहाँ पे अच्छा फाइनल टेम्परेचर तो 30 है ना, लेकिन फाइनल टेम्परेचर 30, इनिशियल टेम्परेचर 60 था, तो 30 माइनस 60 सही तो लिखा है मैंने, 30 माइनस 60 माइनस 20 होना चाहिए -20 क्यों होना चाहिए, सर -20 नहीं होना चाहिए, आपने -20 लिखा है कहाँ लिखने, देखो ये कौन सा है, ये कौन सा पार्ट है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा सर। है, हाँ ये सर 30 माइनस 60 इज -30 और आपने यहाँ अच्छा पे अच्छा ओके 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 दैट वाज, बाकी कंसेप्ट भी समझ में आया ना, ओके, कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा ना, ठीक है, अभी और तो कुछ मिस्टेक नहीं है ना, तो कितना हो गया, कितना हो गया बच्चों, ये हो गया 1200 अपॉन 1000, ठीक है, कितना हीट एब्जॉर्ब हो रहा है 0.0. कितना कैलोरीज ना, ये जूल्स है, सॉरी, ठीक है, समझ में आई बात, और फिर जब आप इसको इससे कंपेयर करते हो,
तो हीट कैपेसिटी के लिए तो फिर यहाँ पे ये भी दिया रहना चाहिए ना, मास दिया रहना चाहिए। हाउ विदाउट टेकिंग मास वी कैन कैलकुलेट? सर दिया है ना नहीं, किसका मास दिया है? सर, एक बार क्वेश्चन। सर 50 ग्राम ऑफ वाटर। क्या 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 50 ग्राम ऑफ वाटर ना, तो मैंने कितना बोल दिया आपको? 500 ग्राम बोल दिया क्या? तो 0.7 जूल्स तो ये हो गया। और व्हाट इज द मास? मास इज हाउ मच? मास बट नहीं दिया ना वैसे ना। व्हाट इज द मास ऑफ द वेसल? टेम्परेचर, मास की तो जरूरत नहीं ना यहाँ पे, हमें जस्ट टेम्परेचर चेंज की जरूरत है। तो टेम्परेचर चेंज कितना हो गया? 20 से 30 हुआ होगा ना, मतलब 20 से 30 हो तो 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। टेम्परेचर चेंज हो गया यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस। कुछ गड़बड़ आ रही है वैल्यू ये? 0.0 जूल्स पर डी, कुछ गड़बड़ आ रही है? एक सेकंड में चेक। सर ये 10 डिग्री सेल्सियस की ये भरा हुआ है। एक सेकंड रुको जरा, एक सेकंड। जस्ट ना आंसर देते हैं, आंसर अच्छा। क्या बोल रहे हो प्रियांशु? कुछ कुछ बोल रहा है। तो एक छोटे से बच्चों, मैंने मिस्टेक कर दी थी। मैंने मिस्टेक क्या कर दी थी बच्चों? देखो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय सी ना। इस पूरे एक्सप्रेशन को टू डिवाइड, मैंने डिवाइड बाय सी कर दिया। तो क्यू एब्सॉर्ब बाय वेसल अपॉन सी, इट इज लाइक दिस। सर क्यों? देखो यहाँ पे एम सी डेल्टा टी, सी सी मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया था ना। चाहिए तब यहाँ पे सी डाल दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फिर देन यू नीड नॉट डू दिस स्टेप। तो क्यू एब्सॉर्ब, वही मैं बोलता कम क्यों आ रहा है, मैं सोच रहा था 22, ठीक है। तो क्यू, तो ये सर बेसिकली लेकिन जो MC सर M3C डेल्टा T डैश में से हमने पहले ही सी कैंसिल आउट किया ना। क्या क्या हमने पहले ही सी कैंसिल आउट किया ना। हाँ नहीं बराबर है, लेकिन ये मैंने बस ये इसको हीट के टर्म्स में लिखा है ना। एक सेकंड, देखो बच्चा, आई थिंक आपको समझ में नहीं क्या किया मैंने। देखो हीट गिवन बाय वाटर, हीट गिवन बाय, हीट एब्सॉर्ब्ड बाय वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड हीट एब्सॉर्ब्ड बाय वेसल एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हीट गिवन बाय वाटर is equal to heat absorbed by water at 20 degree Celsius and again heat absorbed by vessel at 20 degree Celsius। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ओके, अब इसको mc डेल्टा टी लिख सकते हैं, mc डेल्टा टी। तो सी सी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा ना। अब अगर आप इसको लिखते हो, इसको एक्चुअली यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे सी स्पेशली सी बाई सी ऐसे कर लो। तो अगेन mc डेल्टा टी क्या हो गया? क्यू हो गया, क्यू एब्सॉर्ब्ड बाय वेसल एंड दिस इज डिवाइडेड बाय सी। अभी समझ में क्या किया मैंने बच्चों? हाँ सर। समझा ना? तो क्यू एब्सॉर्ब बाई सी इज इक्वल टू 0.7। तो क्यू एब्सॉर्ब इज 0.7 इंटू 4200, कितना हो गया? 4200 जूल्स, ठीक है। Now is 0.7 into 4200, 2940 जूल्स। और यहाँ पे डेल्टा टी कितना है? यहाँ पे डेल्टा टी है 10 डिग्री सेल्सियस। तो
तो यहाँ पे हीट कैपेसिटी कितना होगा, हीट कैपेसिटी होगा हीट एब्जॉर्ब अपॉन डेल्टा टी। हीट एब्जॉर्ब इज 2940 joules, delta T is 10, which is 294 joules per degree Celsius। समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चे, समझी बात कि नहीं समझी? Yes, sir. ठीक है, अभी आंसर मैच हो रहा है ना, आपको भी ये आ रहा है ना प्रियांशु? किसी को नहीं समझे तो बता दो मुझे कौन सा स्टेप नहीं समझा, आई जस्ट एक्सप्लेन दैट टू यू। तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ आपको। जल्दी से इसका आंसर बताओ, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करो बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं हमें? देखिए 45 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इज कूल्ड ना, तो यहाँ पे ग्राम्स है और यहाँ पे आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी जूल्स पर ग्राम्स में दी गई, देखो यहाँ पर, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर देखो 45 grams of water at 50 degrees Celsius in a beaker is cooled when 50 grams of copper at 18 degrees Celsius is added to it। तो वाटर कितने डिग्री पर है, 50 डिग्री सेल्सियस। कॉलम में बात करेंगे आपका। तो वाटर इज एट 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वाटर इज एट 50 डिग्री सेल्सियस। इसमें तुमने क्या ऐड कर दिया, इसमें तुमने ऐड कर दिया कॉपर विच इज एट 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फाइनली तुम्हारा क्या हो गया, वाटर और कॉपर, वाटर और कॉपर इज देयर। तो वाटर और कॉपर क्या रहेगा, एक दोनों भी टी डिग्री सेल्सियस पर कुछ ना कुछ रहेंगे, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर टी हो जाएगा। तो कौन हीट देगा और कौन हीट लेगा बताओ, वाटर हीट और भी कुछ है क्या? ये बस वाटर और कॉपर है ना क्या भैया? यस। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर वाटर इज गोइंग टू गिव हीट एंड कॉपर इज गोइंग टू एब्जॉर्ब हीट ना, तो हीट इज गिवन बाय वाटर with a negative sign and heat is absorbed by copper with a positive sign। तो हीट गिवन बाय कॉपर कितना होगा, वाटर कितना होगा, m मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और यहाँ पर जो इसका फाइनल टेम्परेचर T माइनस 50, और हीट एब्जॉर्ब्ड कितना होगा, मास ऑफ कॉपर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर टाइम्स T माइनस 18, ठीक है ना। समझ में आ रही बात, ही नहीं आ रही है? और इस माइनस साइन को अगर आप अंदर लेके जाओगे तो दिस फाइनली विल बिकम MWCW 50 minus T which happens to be MCU CCU 18 minus T। और जल्दी से यहाँ पे सब वैल्यूज पुट कर दो अभी। 40 ग्राम ऑफ वाटर ना, 45 ग्राम्स ऑफ वाटर, 45 ग्राम्स, CW कितना 4.2 है, 4.2 इंटू जूल्स। यूनिट यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगी, क्योंकि क्यों, देखो यहाँ पर 45 ग्राम से ये, और CW कितने 4.2 किसमें है ये, जूल्स पर ग्राम पर केल्विन इंटू 50 माइनस T केल्विन इक्वल्स टू कितना, मास ऑफ कॉपर 50, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ कॉपर कितना है, तो 18 माइनस 2। मैं आपको एक साइड काट के दिखा देता हूँ, ग्राम से ग्राम देखो कटे, केल्विन से केल्विन हो गया,
यहाँ पे क्या बचे, जूल्स बचा केवल, ठीक है। सेम थिंग विल हैपन हियर आल्सो। तो जल्दी से बस हमें सॉल्व कर लेना अभी। 45 into 44 4.2 कितना हो, 45 into 4.2 कितना हो गया, 189 into 50 minus 10 equals to 195 into 9450 plus 180 equals to 3510. ठीक, एक सेकंड, इतना ना, अच्छा हाँ ये निगेटिव साइन होता है यहाँ पर, एक सेकंड, टी माइनस, अच्छा मैंने ये टी माइनस 18 हो गया यहाँ पे, मैंने गलती से इसको ऐसे लिख दिया, टी माइनस 18, ये टी माइनस 18 होगा। हाँ खुद से बच्चे सॉल्व करोगे ना तो ये आपको समझ में आएगा ये सब चीजें। टी माइनस 18 तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, अभी देखो बराबर है, एक सेकंड, ठीक है। 9450 12960 तो कितना हुआ, 12960 हो गया 33 पॉइंट ऑलमोस्ट, T is approximated as 34 degrees Celsius. So this is our final answer, ठीक है। एक बार आप लोग देख लो, समझ लो, कुछ डाउट है तो बताओ मुझे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेटेंट हीट और ये सब देखेंगे, बट आपको एटलीस्ट बेसिक समझ में आना है। गिव यू सम क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस, प्लीज प्रैक्टिस देम, और